बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलार स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब, और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है राव खालिद साहब ने और सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की सियासी और मुआशी मंजरनामे पे हम बात करेंगे। सियासी मंजरनामा ये है कि एक तरफ हुकूमत EVM के ज़रिए इलेक्शन करवाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन भी नई सफ़बंदियों में मसरूफ़ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कल पाक सरजमीन पार्टी से रब्ता किया था और आज उन्होंने MKM पाकिस्तान के अहदेदारान से रब्ता किया, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो ये जो नई सफ़बंदियाँ हैं, ये किसके खिलाफ होनी जा रही हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ? अपोजिशन के साथ लड़ रही है या अपोजिशन हुकूमत के साथ लड़ना चाह रही है? ये एक बुनियादी बात है जिस पे जवाब लेंगे और राय लेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं राना साहब की तरफ। राना साहब, क्या समझते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हदफ़े तनकीद या अपना बुनियादी हदफ मौजूदा दौर में किसको बनाया, PTI को या पीपल्स पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें यासर, अगर आप हकीकत में देखें या हकीकत में देखें या मीडिया पे देखें या वैसे देखें, तो आपको नज़र आएगा PTI को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। इस तरह लगता है कि अपोजिशन लीडर जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो फ़ैसला कर चुकी है। वो समझती है कि फैसला भी कर चुकी है और वो समझती है कि शायद आने वाले इंतखाबात में अगर यही सूरत रही तो हमारा PTI से नहीं, हमारा अक्सर पीपल्स पार्टी से मुकाबला होगा। और अब मुस्लिम लीग नून के साथ जो PDM में इत्तेहादी हैं, वो भी पीपल्स पार्टी के इस कदर ख़िलाफ़ हो चुके हैं कि वो भी मुस्लिम लीग नून को ये कह रहे हैं कि आप पीपल्स पार्टी को टफ़ टाइम दें सिंध के अंदर, चूँकि पीपल्स पार्टी का इस वक्त सिंध से ज़्यादा जो सब जोर चल रहा है, जोर नहीं कह सकते बल्कि हम सिंध से ज़्यादा जो उनकी तवज्जो है वो पंजाब में है। ये जो लाहौर का एक इलेक्शन है NA 133 का जो है, जिसमें सारी पीपल्स पार्टी की क़यादत आके बैठी है, जिसमें सारे वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसमें पैसे से लेकर तमाम दीगर चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, मैं एक पर नहीं हर तरफ से हो रही हैं, वहाँ वो इलेक्शन जो है वो इलेक्शन बेसिक पंजाब की सियासत में पीपल्स पार्टी का दोबारा इन होना है। बहुत से लोग कहेंगे एक इलेक्शन से क्या होगा, आप देख लेंगे इस एक इलेक्शन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और बहुत से ऐसे इलाके जहाँ से PTI या मुस्लिम लीग नून जीती थी माजी में, वहाँ से अगर पीपल्स पार्टी जीत जाती है, मसलन मैं ये कह सकता हूँ, अगर लाहौर में कि लाहौर शहर से पिछले इलेक्शन में, पिछले जो इलेक्शन हुए कौमी और सूबाई असम्बली के, तो कोई एक पोलिंग ऐसा नहीं था जहाँ से पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीता हो, पोलिंग से मैं कह रहा हूँ। और अगर कल या परसों ये जो इतवार को इलेक्शन है, अगर इन इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी काफ़ी पोलिंग स्टेशनों से जीतती है और एक अच्छा खासा वोट लेती है, तो उसके बाद तो तासर सियासत में बिल्कुल चेंज होगा ना, होगा कि मुस्लिम लीग वर्सेस पीपल्स पार्टी। अब मुस्लिम लीग ने फैसला किया कि वो पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए वो तमाम कुव्वतें जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हैं, वो तमाम सियासी जमातें जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हैं, सबसे पहले उनके साथ राब्ते किए जाए, और ये राब्ते ज़्यादा जो है वो सिंध के अंदर किया जाए, ताकि पीपल्स पार्टी पंजाब में अगर इन्हें तंग करेगी तो ये सिंध में जाके मोर्चा लगाएं, और जब ये सिंध में मोर्चा लगाएंगे तो पीपल्स पार्टी लाजमन परेशान होगी इनके ख्याल के मुताबिक। अब इन्होंने ये फ़ारूक सत्तार की मुलाकात जो है, ये सिर्फ फ़ारूक सत्तार से मुलाकात नहीं है। मेरे पास इतना है कि फ़ारूक सत्तार की मियां शहबाज शरीफ से पहले जिन लोगों से मुलाकात हुई मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से, जिनमें से एक लेफ्ट पे खड़े थे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त, तो उसमें यही तय हुआ कि फ़ारूक सत्तार दीगर शहरों से भी मुस्लिम लीग नून को अपने बंदे देंगे और ये मिलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ ज़्यादा वहाँ पे काम करेंगे। नाम तहरीक इंसाफ का भी लेंगे, लेकिन वो समझते हैं कि शायद आने वाले वक्तों में तहरीक इंसाफ जो है सिंध के अंदर वैसी पोजीशन में ना हो, पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दें, और जब पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देंगे तो हमें पंजाब में शायद पीपल्स पार्टी थोड़ा सा रिलीफ दे। अब आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब बजाते हो, तो आपको बता दे रहा हूँ कि इसी दिसंबर के महीने में वो कराची जा रहे हैं। कराची जाकर एक तो उन्होंने जाके पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन से के रहनुमाओं से मिलना है, GDA के कुछ रहनुमाओं से मिलना है, इसके अलावा वहाँ पे उन्होंने ये जो है मौलाना फजलुर रहमान, इनके अहम लोगों से मिलना है। मौलाना फजलुर रहमान ने उन्हें कहा है कि आप सिंध के अंदर हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करें, जिस पे बात इनकी फाइनल हो चुकी है। और चूंकि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनके कुछ हलकों में अच्छे खासे वोट हैं सिंध के अंदर, जैसे जिसमें बिलावल भुट्टो का अपना हल्का भी शामिल है,
तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है आने वाले दिनों में उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी। GDA के साथ वो सीट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर आने वाले इंतखाबात में वो लोग जो अब तहरीक इंसाफ से नाराज़ हो रहे हैं उनके साथ अपने रवाबत किए जाएँ। तो वहाँ पर एक नया ये एक सियासी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं और ये सियासी इत्तेहाद जो है ये सिंध की हद तक होगा, ये सिर्फ सिंध की हद तक होगा और सिर्फ पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए होगा। और मेरे पास तो ये भी इत्तला है कि ये पीपल्स पार्टी के चंद अहम ऐसे रहनुमा जो नाराज़ बैठे हैं, जिनका ये कहना है कि इस हुकूमत ने हमें पूछा तक नहीं, हम पीपल्स पार्टी में हैं लेकिन हमें पूछा तक नहीं, तो उनके साथ भी बाकायदा ये राब्ते कर रहे हैं, उनके साथ भी इनकी ये बातचीत चाह रही है ताकि ये सिंध के अंदर जाकर कोई ऐसा टफ टाइम दें, कोई ऐसा माहौल पैदा आपको ये सियासी इत्तेहाद जो है ये सिंध की हुदूद तक अभी ये सिंध की हदूद तक रहेगा। ये फारूक सत्तार गलत बात कहे कि हम पूरे पाकिस्तान, देखिए पूरे पाकिस्तान में तो MKM फारूक सत्तार का जितना है ही नहीं थे ना, सारी चैन में चले जाएं। लेकिन ये फारूक सत्तार वैसे भी अब MKM में वो पोजीशन नहीं है कि जो होनी चाहिए थी, लेकिन फारूक सत्तार एक उनका हल्का अखबाब जरूर है जो नाराज है। अब उस नाराज में लंदन वालों के लोग भी शामिल होते हैं या दूसरे लोग भी शामिल होते हैं, कौन होते हैं ये आने वाले वक्त बताएगा। और लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, शहबाज शरीफ के बिल्कुल मुस्तफ़ा कमाल से राब्ते हुए हैं, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल जो है वो शहबाज मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं जाएंगे। अच्छा, ये मैं आपको बिल्कुल वो इनफरादी तौर पे ही अपनी स्ट्रेटेजी जो है उसी के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अब राब्ता किसी के साथ होता है या नहीं होता, मैं दोबारा आपकी जानिब आता हूँ। राव साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन दिनों एक मौक़िफ़ अपनाती है कि आइंदा आम इंतखाबात में, जिस तरह राना साहब ने भी इशारा किया, नय्यर हुसैन बुखारी साहब भी कहते थे कि हमारा मुकाबला अगले इंतखाबात में PTI से नहीं होगा, जिस तरह का PTI का गिराफ गिरा है हमारा मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही है। आपको ये लगता है कि PTI का गिराफ अगले इंतखाबात में वाकई बहुत ज़्यादा गिर जाएगा? देखिए, जो सरदस्त सूरत हाल चल रही है महंगाई की ख़ास तौर पे, उसमें बज़ाहिर ये लगता है कि PTI को वक्ती तौर पे थोड़ा सा बैकफुट पे है, उस बहुत एग्रेसिवली लोगों को कन्विंस नहीं कर पाएगी। तो इलेक्शन अगर तो आज कल में होने जा रहे हैं या अगले 2-4 महीने में, बलदियाती इलेक्शन शायद हैं, उसमें उसका इम्पेक्ट भी आएगा। लेकिन जिस तरह से PTI ये समझती है कि जिस तरह ये प्राइसेस वगैरह इंटरनेशनली कंट्रोल होंगी, तो अगले 2-3 महीने में, जो आज भी शौकत तरीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो एक रिलीफ आवाम को देने में कामयाब हो जाएंगे। फिर टारगेट सब्सिडी शुरू कर रहे हैं, असद उमर साहब ने राशन कार्ड का अनाउंस कर दिया है। तो टारगेटेड सब्सिडी से जो वो एड्रेस करने जा रहे हैं, और अगर प्राइसेस नीचे आ जाती हैं तो ये इम्पेक्ट भी सबसाइड हो जाएगा। अब पॉलिटिकल साइड पे असल मसला ये नहीं है कि किस सपोर्ट अगले इलेक्शन में कितनी होती है। असल देखने की बात यह, हर इलेक्शन में हमने जो देखा है कि जो इलेक्टेबल्स का एक जो झुंड होता है वो कैसे मूव करता है और किधर जाता है, उनको क्या इशारा होता है, या वो खुद अपने तौर पे कुछ डिसाइड करते हैं, वो किस तरफ जाती है, वो चीज़ इम्पेक्ट करेगी, वोट को भी इम्पेक्ट करेगी, पार्टी पोजीशंस को भी इम्पेक्ट करेगी, ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो को भी आपके इम्पेक्ट करेगी। पीपल्स पार्टी की जहाँ तक बात एज पंजाब के हवाले से अगर आप करें, तो मेरा ख्याल है कि पंजाब में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा नहीं किया, ना ऑर्गेनाइजेशनली ना अदरवाइज को पॉलिटिकल उन्होंने तहरीक करने की कोशिश की है जिससे उनकी सपोर्ट बढ़े। पॉलिटिकल लोगों से उन्होंने अप्रोच नहीं किया, पॉलिटिकल जो जोड़ तोड़ होता है सियासी तौर पे, उस पर उन्होंने कोई एफर्ट नहीं की, जैसे नून ने अभी चकवाल से गुलाम अब्बास साहब को मिलाया, इस तरह से उस किस्म की कोशिश पीपल्स पार्टी ने नहीं की। लेकिन राव साहब, उनका क्लेम तो ये है कि आइंदा आम इंतखाबात में PTI के जो नाराज अराकीन हैं उनसे हमारे राबिते हैं और आप खुशखबरी भी सुनेंगे। PTI के वो नहीं है, वो तो किसी जमात के नहीं है जिनके साथ उनके राब्ते हैं। वो तो हर इलेक्शन में उन्होंने देखना होता है कि अगली किस जमात का चांस बन रहा है इक़्तिदार में आने का, वो उस जमात के होते हैं, वो किसी को भी प्यारे हो सकते हैं। इसलिए मैंने शुरू में यही कहा कि उस ट्रेंड को आपको ज़्यादा मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि वो लोग किधर जा रहे हैं। सरेदस्त ये नज़र नहीं आ रहा कि GDA जो गवर्नमेंट अलायंस में है या MQM जो गवर्नमेंट अलायंस में है, इवन काफ जिस तरह से है, आज भी उनकी सेटलमेंट होगी बलदियाती लॉ के हवाले से, तो वो जब तक उनमें कोई हलचल नहीं होगी, इसलिए पीपल्स पार्टी बढ़के लगाने की हद तक ठीक है। कहना भी चाहिए उनको कि अगर तो इलेक्शन हमारा है ही, नून का और हमारा है, तो PTI तो कहीं मैटर नहीं करती। लेकिन PTI ग्राउंड पे मौजूद है, उसका अपना वोट बैंक है, और वो वोट बैंक मोस्टली पीपल्स पार्टी से ही टूट के इधर आया हुआ है। जहाँ तक कराची पे एक मैं ज़रूर कहूँगा
बड़ी अच्छी बात है, पॉलिटिकल अप्रोच करनी चाहिए लोगों को सियासी तौर पे सारा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ नून से कि उनके तो अपने बड़े करता धरता लोग वहाँ पे मौजूद हैं, जतोई ख़ानदान है, जुनेजो ख़ानदान है, उनसे साथ भी कोई रब्ता कर ले, शायद ज़्यादा सियासी फ़ायदा हो जाए MKM से रब्ता करने की निस्बत। जी सही, पुराने लोगों से आप दोबारा से राबिता कर लें तो उनके साथ इत्तेहाद अगर दोबारा से हो जाता है और वो वापस आ जाते हैं तो वो आपको ज़्यादा तक़वियत दे सकते हैं। भट्टी साहब, आप क्या राय रखते हैं? एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये स्ट्रेटजी कि पंजाब के अंदर खुद को मजबूत किया जाए और यहाँ पे जोड़ तोड़ के लिए कोशिश की जा रही है, अब वो कोशिश कामयाब होती है ये तो बाद में पता चलेगा, तो इसकी जो काउंटर स्ट्रेटजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सिंध में अपनाई है, कितनी तक़वियत देगी या कितनी सूदमंद है उनके लिए? देखिए, दो चीज़ें बिल्कुल बड़ी वाज़ेह हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक तवील अरसे तक पंजाब के अंदर उसने अपनी ताकत को जमाया है और उसकी ताकत सामने रही है, आवाम के साथ उनका एक रुझान था। साउथ पंजाब बिलखसूस वो एक उनका गढ़ रहा है, लेकिन कुछ वक्त दरमियान में ऐसा गुजरा बिलखसूस 2008 के बाद कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब से बुरी तरह से उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर उस कंपैरिजन से हम जाएं तो माजी के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कभी उस तरह से कराची या सिंध के अंदर से वो स्पेस हासिल नहीं की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में हासिल रही है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम आगे बढ़ें तो जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत उसके ऊपर फोकस कर रही है पंजाब के अंदर दोबारा अपनी खोई हुई ताकत को हासिल करने के लिए, शायद उस जगह पर तो वो ना पहुँच सकें, लेकिन इतना कुशन जरूर मौजूद है पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के लिए कि वो कुछ ना कुछ गेन जरूर करें। और शायद वो जितनी मुनज़्ज़म तरीके से एफर्ट कर रहे हैं उसमें गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में कुछ बेहतरी हमें जरूर दिखाई देगी। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर ये सारी सियासी जमातों के मबैन एक दोबारा एक खींचातानी का खेल शुरू हो रहा है। जब भी आइंदा इंतखाबात होंगे उस मौके के ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि एक और सियासी जमात भी इनके दरमियान एक डिफरेंस क्रिएट करेगी। तो वो फैक्टर भी अभी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन ये जरूर है जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बन रहा है पंजाब के अंदर, या हम कराची और सिंध की बात करें, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त काफ़ी सारे मसाइल का सामना है, बिलखुसूस जितने अवाम दोस्त इकदाम करने की कोशिश की जाती है, अवाम को तसल्ली देने की कोशिश की जाती है, लेकिन आपका एक फैक्टर जो डॉलर कंट्रोल नहीं हो पा रहा वो आपकी तमाम तर काफियों के ऊपर पानी फिर रहा है। एक मतलब फिर डॉलर ओपन मार्केट में 179 रुपए को टच कर रहा है। तो जो आपने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मुख्तलिफ कमोडिटीज की प्राइसेस कम हो रही हैं, जिससे आपने दोबारा आवाम को एक रिलीफ देना है, वो रिलीफ तो आपकी डॉलर की प्राइस, डॉलर की कदर जो में इजाफा हो रहा है वो उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो आप किस तरीके के साथ आवाम तक जो है वो अपना उस असरात को, सबरात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त और उसके साथ इंपॉर्टेंट ये है कि अपोजिशन के जो मुश्किल वक्त था वो कदरे कम होता जा रहा है, उनके जो बुरे दिन थे लगता है टलते जा रहे हैं। तो अपोजिशन को आने वाले दिनों में थोड़ा सा रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है। हुक्मरान जमात के ऊपर दबाव बढ़ता जाएगा चूंकि कारकर्दगी और उसके साथ साथ जो महंगाई का मामला है और उसके साथ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ रही हैं अपने सियासी मैदान के अंदर। JUI भी इसके अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। बुनियादी सवाल ये है कि ऑपोजिशन इस मामले को या इस मौके से फायदा किस तरीके से उठाएगी? राना साहब, अगर तहरीक अदम एतमाद की बात करें और जो मौक़िफ़ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, या PDM ने अपनी जो शराइत हैं या अपने जो निकात हैं उसमें एक नुक्ता ये भी रखा था, कल बात की राना तनवीर साहब ने कि तहरीक अदम एतमाद अगर होगी तो नून लीग उसका हिस्सा नहीं बनेगी। कल से लेके आज तक आपने इस मामले की खोज क्या लगाई? देखिए, मैंने आपको बताऊँ, हमने एक दिन पहले भी एक दफ़ा बताया था, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जब इनकी आपस में एक बात हुई तो उसमें कुछ मामला तय हुए। उस वक्त हुआ कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर वज़ीर आज़म कौन आएगा। तो बाकायदा मुशावरत से यह फैसला हुआ कि वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ का नाम दिया जाएगा। अच्छा। मुस्लिम लीग नून के कुछ हलकों ने मियां शहबाज शरीफ साहब से कहा कि ये बज़ाहिर तो राजा परवेज़ अशरफ का नाम आ रहा है, और अगर राजा परवेज़ अशरफ की जगह आसिफ अली जरदारी साहब अचानक आ गए और कोई और आ गया तो फिर आप कहाँ जाएंगे? क्योंकि आप जो भी करेंगे, जिस तरीके से भी आप करेंगे, उसमें अदम एतमाद तो किसी और वजह से कामयाब होगी ना, किसी और तरीके से कामयाब होगी, कोई और हाथ हमारे साथ होगा, पीछे खड़ा होगा और कामयाब हो जाता है। फिर आप कहते हैं पीपल्स पार्टी से किसी को ले लें, राजा परवेज़ अशरफ को, और वही हाथ अगर पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादा मजबूत हो गया और आसिफ अली जरदारी साहब वज़ीर आज़म आ गए तो फिर तो इमरान खान तो काबिल कबूल है, वो तो हमें लेते जाएंगे। जिसके बाद पीपल्स नून लीग के अंदर यह फैसला हुआ कि अदम एतमाद के किसी हिस्से की किसी भी
ज़िम्मन में अदम एतमाद जब आती है हम उसका हिस्सा ही नहीं बनेंगे। अगर मुस्लिम लीग नून ही हिस्सा नहीं बनती तो कौन सी अदम एतमाद? पहली बात है कि अगर मुस्लिम लीग नून हिस्सा भी बनती है तो अदम एतमाद उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जिस वक्त तक अदम एतमाद लाने वालों को किसी और जगह से आशीर्वाद हासिल ना हो, जिसके बाद नून लीग इस दौर से बाहर निकल गई। अच्छा, ये ख्वाहिश मोहतरमा की भी थी कि हम अदम एतमाद नहीं लाएंगे, ये ख्वाहिश और भी बहुत से लोगों की थी, लेकिन ये बज़ाहिर तो ये बात सामने नहीं आ रही थी। लेकिन कल राना तनवीर साहब ने तो बिल्कुल ही क्लियर कर दिया ना, और उन्होंने भी कर दिया, शाहिदा खान अब्बासी साहब ने भी कर दिया। अब आने वाले दिनों में क्या है, अब मुस्लिम लीग नून एक ही चीज़ पे खड़ी है। या सर मैं आपको ये भी बता दूँ, आज मेरी बात हुई जिस वक्त फारूक स्टार साहब वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करके गए तो मेरी बात हुई मुस्लिम लीग नून के एक जुम्मेदार से, तो उन्होंने कहा भाई बात यह है कि हम जहन बना चुके हैं कि इस हुकूमत को चलना चाहिए। अच्छा, यही बेनिफिट है। उसने कहा हम श्योर यही डालेंगे कि ये बड़े जालिम है, इसका एक मिनट भी इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है, लेकिन हम इसे नहीं गिराएंगे। उसने कहा भाई इसको आज हम गिरा दें, आज इसके खिलाफ कोई बड़ा काम कर लें तो हम में से कोई भी हुकूमत में आ जाए वो माशियत को नहीं संभाल सकता, वो मौजूदा हालात को नहीं कंट्रोल कर सकता, और फिर ये लोग जो हैं ये सियासी शहीद होकर हमें दोबारा आके डिस्टर्ब करेंगे। फिर मैंने कहा आप करना क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से? उसने कहा जी हम सब अपनी अपनी जगह खेल रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपनी जगह खेल रही है, हम अपनी जगह खेल रहे हैं, ये खेल इसी तरह चलता रहेगा और हम सब एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा जी बड़ी क्लियर सी बात है, जो फैसला आने वाले वक्तों में होगा, उसने मगर यहाँ तक उसने कह दिया कि आने वाले दिनों में नवाज शरीफ और मरियम का सियासत में रोल नहीं है, ये हमें भी पता है। ये मुस्लिम लीग नून के अहम और उसका सियासत में रोल होगा शहबाज शरीफ का, तो हम उसी रोल को देखते हुए जिस तरह शहबाज शरीफ कह रहे हैं हम उसी तरह चल रहे हैं। तो ये तो बहुत क्लियर है। देखिए अदम एतमाद आनी नहीं, अदम एतमाद की तरफ जाना नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो तहरीक चलाएंगे, तहरीक चलेगी, जहाँ पे मौलाना साहब को अपना मर्जी का या मर्जी के बगैर कुछ हिस्सा मिलता हुआ नज़र आएगा, मौलाना साहब उस तहरीक को वहाँ पे नरम कर देंगे और अपना हिस्सा लेकर वो भी साइड पे हो जाएंगे। तहरीकों से इस मुल्क के अंदर कभी हुकूमत नहीं गई, तहरीक चलाने से जलसे जुलूसों से हुकूमतें नहीं जाती। अगर ये करेंगे 50,000 का मजमा तो PTI के पास इतने उनके वर्कर्स हैं कि वो 70,000 का मजमा कर सकते हैं, तो फिर मजमे ही मजमे चलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यानी आपको ये लगता है कि रैलीज और जश्न होगा, 2-4 दिन का सियासी थिएटर लग सकता है? उसके अलावा जिस तरह होता है मैं आपको बताऊं, मदारी आएगा, तमाशा करेगा, लोग तमाशा देखेंगे, 2 दिन 3 दिन तमाशा डिस्कस होगा, उसके बाद कोई नई चीज आ जाएगी, लोग पुराना तमाशा भूल जाएंगे। राव साहब आप क्या समझते हैं? एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि हम किसी गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी डील के नतीजे में हुकूमत को नहीं गिराएंगे, और दूसरी जानिब वो तहरीक अदम एतमाद की हामी भी नहीं है। तो आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सोच क्या दिखाई देती? मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब अपनी जो पावर है उनको थोड़ी सी स्पेस मिली है। पहले तो मरियम बीबी उनको स्पेस ही नहीं लेने दे रही थी, मियाँ साहब को, बड़े मियाँ साहब भी उनकी पुष्ट पे खड़े थे। वो स्पेस मेरा ख्याल शहबाज शरीफ साहब को मिली है, वो उसको कंसोलिडेट करना चाहते हैं। उनकी जो फुर्तियाँ हैं राब्तों की सारे, वो बुनियादी तौर पे PMLN को अंदर से कंसोलिडेट करने के चक्कर में अपनी पावर को उसके अंदर, ताकि उनके साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं, ताकि वो आगे चल के फिर एक कह लें कि लेजिटिमेट कैंडिडेट हों प्राइम मिनिस्टरशिप के, जब भी किसी वक्त उनको अगर मौका मिलता है PMLN अगर जीती है। अभी तक तो वो इसी एफर्ट पे लगे हुए हैं। अगर ये रिफ्ट वाकई ख़त्म हो गई है उनके अंदर से, फिर मुस्लिम लीग नून के लिए हासिल करने को बहुत कुछ है। पंजाब के अंदर, सेंट्रल पंजाब में उनकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, वोट बैंक उनका इंटैक्ट है। किसी PTI ने तो कभी कोशिश ही नहीं की उसको तोड़ने की, ना वो टैक्टिक्स यूज़ किए, तो वो उसको कैश करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि PMLN के अंदर ये मैसेज क्लियरली जाए कि अब शहबाज शरीफ साहब ही हैं करता धरता, वही पार्टी के डिसीजन ले रहे हैं, उनकी मर्जी से चलेगा। मियां नवाज शरीफ की आशीर्वाद भी उनके पीछे है, कोई और बीच में आके कैंडिडेट नहीं बनेगा, ना पॉलिसी चेंज कोई मजीद होगी। फिर PMLN के लिए बहुत से मौके हैं। वो आगे ये जिन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से, उनके साथ भी उनके मामला बेहतर होने के इकदाम बहुत ज़्यादा चांस है। अगर ये नहीं होगा, उसी तरह की पहले तरह की 2 बयानियों वाली सूरत हाल चलती रहेगी, तो फिर कन्फ्यूजन ही रहेगा, नून को बहुत इफेक्टिव उस तरह से रोल प्ले नहीं कर पाएगी।
यानी मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह की उनकी ताल्लुक और वाबस्तगियां राबते चल रहे हैं वो उनके लिए सूदमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन अगर माजी की तरह पार्टी के अंदर इख्तलाफ फिर से जन्म लेना शुरू हो चुका तो फिर उनके लिए काफ़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल पर हमने बात की, गुड गवर्नेंस की सूरत हाल पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अगर किसी हुकूमत को परखा जाए तो गवर्नेंस की बुनियाद पर परखा जाता है। देखा जाता है कि गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस के दरमियान तनासुब कितना है और ये तनासुब किस वजह से है। अगर तो गुड गवर्नेंस है तो माजी की हुकूमतों का उसमें कितना किरदार है, अगर तो बैड गवर्नेंस है तो उसमें भी माजी की हुकूमतों का कितना किरदार है और मौजूदा हुकूमत का संजीदापन कितना दिखाई देता है। अगर हम तवानाई की बात करें तो वजारत तवानाई को इस वक्त मुश्किलात क्या दरपेश हैं। हुकूमत ने पहले एक औकात कार जारी किए थे गैस के हवाले से सर्दियों के अंदर, उस औकात कार पे अपोजिशन ने भी काफ़ी बहस की थी और अवाम ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। तो क्या आने वाले दिनों में हमारी तवानाई इतनी है कि अवाम में कोई मुश्किलात ना आए और अवाम में कोई शशोपंज की लहर ना दौड़ जाए? इसी पे बात करेंगे। भट्टी साहब की तरफ बढ़ते हैं। भट्टी साहब, वजारत तवानाई की इस वक्त गवर्नेंस क्या है? और सुनने में यह है कि वजारत तवानाई को तवानाई के हवाले से आइंदा दिनों में खदशा भी है। जैसे देखिए, बदकिस्मती के साथ 3 से 4 माह का वक्त गुजरता है और कोई ना कोई एक नया बहरान सर उठा लेता है। गुज़श्ता साल जो पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान पैदा हुआ उसकी अभी तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई, वो जारी है, लेकिन एक मरतबा फिर तवानाई के शोबे के अंदर बदतरीन सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मैंने जैसे कि पहले भी हमेशा कहा कि किसी भी मुल्क के अंदर जो तवानाई का शोबा है, जब तक उसके अंदर इस्तेहकाम नहीं है, कोई भी हुकूमत वो जितनी भी कोशिशें कर रही है वो अपनी मौशरत को बेहतर नहीं कर सकती और ना ही खुशहाली आवाम तक पहुंच सकती है। तो इस शोबे को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरी जो सालाना 11 मिलियन टन पेट्रोलियम मसनूआत तैयार करती हैं, इस वक्त बदतरीन सूरत हाल से दो चार हैं। वजारत तवानाई के अंडर पावर डिवीजन ने फरना साल की डिमांड रेज की हमारी रिफाइनरीज की, चूँकि उनका जो अपग्रेड नहीं हुई, वो जब भी कोई पेट्रोलियम मसनूआत तैयार करती है उसके साथ फरना साइल की तैयारी मस्ट होती है। एक प्लान बना, रिफाइनरीज ने फरना साइल की तैयारी शुरू की। इस वक्त मुल्क भर के अंदर तमाम ऑयल रिफाइनरीज में जो स्टोरेज है कोई भी प्रोडक्ट उसको तैयार करने की फुल हो चुकी है, क्योंकि फरना साइल अचानक IPPs ने उठाना कम कर दिया। इस हकीकत के बावजूद कि कुछ रोज़ हालिया जो IPPs के साथ मुआहिदा हुआ, हुकूमत 314 रुपये उनको रिलीज कर चुकी है, उसका कंडीशन थी कि आप 20 से 30 दिन का स्टॉक अपने पास रखेंगे ताकि मौसम सरमा में बिजली की किल्लत पैदा ना हो। जबकि IPPs 3 से 4 दिन का ज्यादा स्टॉक नहीं रख रही। अब तमाम रिफाइनरीज ने हुकूमत को खत लिखा है और बिलखसूस अटक ऑयल रिफाइनरी ने भी लिखा है और ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने भी लिखा है। इसमें बताया गया है कि इस वक्त बदतरीन सूरत हाल से हम दो चार हैं, स्टोरेज की गुंजाइश हमारे पास नहीं रही। वजारत तवानाई की गलत प्लानिंग की वजह से फरना साइल इंपोर्ट भी हो रहा है और जो हमारी रिफाइनरीज ने तैयार किया है उसको खरीदा नहीं जा रहा IPPs की जानिब से। तो एक बदतरीन सूरत हाल से हम दो चार हैं और अटक रिफाइनरी ने यहां तक कह दिया है तहरीरी तौर के ऊपर कि अगले 7 से 8 दिन में अटक रिफाइनरी मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। और अटक रिफाइनरी को हुकूमत ने कहा कि मट्टी का तेल जिसका मुल्क भर में स्टॉक 6 से 8 दिन का रह गया, इसका हमने स्टॉक बढ़ाना है, आप इसकी पैदावार में बढ़ाइए। तो अटक रिफाइनरी ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम मट्टी के तेल की प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, चूंकि उसके साथ फरना साइल भी पैदा होगा जिसकी हमारे पास स्टोरेज नहीं है। भट्टी साहब ये देखिए, भट्टी साहब एक सवाल ये है कि हुकूमत अक्सर ये कहती है कि ऑयल रिफाइनरीज के मामले में कार्टेलाइजेशन है और हमें हमेशा कार्टेलाइजेशन का सामना करना पड़ता है। आपकी नज़र में, आपकी तो ये बीट भी है और आप इस पर रिसर्च भी काफ़ी रखते हैं, क्या समझते हैं कि जो मुतालबात ऑयल रिफाइनरीज की जानिब से किए जाते हैं या डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से किए जाते हैं वो किस हद तक बरहक होते हैं? देखिए, हर मुतालबे पे इन्हिसार करता है कि वो क्या मुतालबा कर रहे हैं। इस वक्त अगर हम सिचुएशन देखें जाए रियलिस्टिकली कि आपने एक कंपनी को डिमांड दी कि ये प्रोडक्ट तैयार कीजिए, उसने प्रोडक्ट तैयार कर दिया, अब आप उसको लिफ्ट करने को तैयार नहीं है और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत उस वक्त तक मजीद पैदा नहीं हो सकती जब तक वो स्टोरेज खाली नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर ने आज अपना बयान जारी किया जिसमें हमें आलूदगी का मसला है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम हमारी रिफाइनरियां यूरो 5 पेट्रोलियम मसनूआत तैयार करें ताकि हम फजाई आलूदगी के पर काबू पा सकें। लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे कि प्राइम मिनिस्टर को बताने की जरूरत है
कि इन रिफाइनरीज को अपग्रेड करने की जरूरत है। ये रिफाइनरियां यूरो 5 पेट्रोलियम मसनूआत तैयार नहीं कर सकती और अपग्रेड करने के लिए एक पॉलिसी गुज़श्ता 4 माह से पेंडिंग है कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के पास। जब तक उसको डिसाइड नहीं करेगी हमारी मुल्क की रिफाइनरियां 1.5 से 2 साल में अपग्रेड नहीं होती, उस वक्त तक हम यूरो 5 पेट्रोल तैयार नहीं कर सकते। उसके साथ बड़ा मामला है डॉकिज्म का, जिसकी वजह से ये हमारा शोबा बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। वजारत तवानाई शोबा नहीं, डॉकिज्म की वजह से तो भट्टी साहब कई शोबे मुतासिर हुए पड़े हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अल्टीमेटली उसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट होने जा रहा है, जिसका अल्टीमेटली खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? अवाम को। किस शक्ल में? हमें इजाफी पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट करना पड़ेंगी। और आज भी शौकत तरीन साहब ये कहते रह गए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी, हमारे इंपोर्ट बिल बढ़ा, जिसकी वजह से डॉलर के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है। तो हम अपनी जो रिफाइनरीज हैं उसको हम तवज्जो नहीं दे पा रहे, इजाफी पेट्रोलियम मसनूआत दरामद करेंगे, अल्टीमेटली डॉलर के ऊपर भी बर्डन बढ़ेगा, चूंकि ज़र मुबादला के ज़खायर कि हमारे पास इतनी सलाहियत नहीं है कि हम हर महीने का जो इंपोर्ट बिल होता है उसकी जो हमारा टारगेट है हम उससे बाहर निकल सके। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर जो स्ट्रॉन्ग वर्डेड लेटर लिखे जा रहे हैं वजारत तवानाई को, माजी में कभी किसी ने ऐसे लेटर नहीं लिखे। चूंकि ठीक है माजी के अंदर और बहुत से मसाइल थे, लेकिन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए मुतलका लोग मौजूद थे। गैर मुतलका तजर्बे के हामी जब लोग हम लाए, उन्होंने आए रोज डिफरेंट तजर्बात किए, जिसकी वजह से हमें यह मामला देखना पड़ रहा है। सेक्रेटरी फिनांस 3 साल में 5 तब्दील हो चुके हैं, चेयरमैन FBR 6 तब्दील हो चुके हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के 4 चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर कोई भी बैठकर एक फोकस करके काम करके एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पा रहा। हमारे हुकूमत की कामयाबी यही है, कारनामा यही है कि हमारी हुकूमत ने आज तक तकर्रो तबादले बहुत ज्यादा किए हैं और इसमें उनको क्रेडिट भी जाता है कि तकर्रो तबादले माजी की हुकूमतों में नहीं इतने हुए जितने इन्होंने किए हैं। तो पेपर वर्क पे ये काम सबसे ज्यादा है, बाकी कुछ हो ना हो। राव साहब क्या समझते हैं, अगर अवाम की मुश्किलात को लिया जाए, पेट्रोल की कीमत को लिया जाए, अब रिफाइनरीज के जो मसाइल हैं वो तो भट्टी साहब उजागर कर चुके हैं। आप ये देखिए कि आलमी मार्केट के अंदर किसी चीज की कीमत बढ़े तो पाकिस्तान में फारी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे ऑयल की कीमत बढ़े तो फारी बढ़ जाती है। अब कम हुई है तो पाकिस्तान में कम होगी 2 माह बाद। इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? गवर्नेंस पे तवज्जो कम है कि IMF ने हमें जकड़ रखा है? देखिए बहुत से फैक्टर्स हैं इसमें, कोई एक नहीं है और हर दफ़ा होते हैं। हुकूमतें जितनी भी रही हैं, हमने तो नीचे किसी चीज़ को जाते नहीं देखा, ऊपर ही जा रही है हर चीज़, सिवाय पाकिस्तान की अपनी तरक्की और ग्रोथ के बाकी चीज़ें तो सब ऊपर जा रही हैं। उसमें पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ती है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। मुझे याद पड़ता है अर्ली 90s में जब हम रिपोर्टिंग करते थे तो उसमें पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी तो किसी एक्सपर्ट से बात हुई, उसने कहा जी कि बांग्लादेश में कोई 60s में फ्लड आया था, उसका कोई एक टैक्स लगा था पेट्रोल के अंदर, वो भी आज तक चल रहा है, वो भी नहीं हटाया गया, वो हम एक साने से भी गुजर गए। तो इस किस्म के मसाइल हमारे यहाँ हैं। जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं उसका इम्पैक्ट जो आता है ओवरऑल मार्केट के अंदर, हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। लोग कहते हैं जी किराए बढ़ गया, जी पेट्रोल बढ़ गया, तो हर चीज़ बढ़ गई। अच्छा, जब वो अब आधी प्राइस पे भी ये चला जाए, पेट्रोल वापस 70 रुपये पे से आ जाए, तो उन चीज़ों जो चीज़ें बढ़ चुकी है मार्केट में उनकी 1-10 पैसे की कमी नहीं उनमें होती। तो ये ऑब्वियसली इसमें जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उसका फेलियर है बहुत सीरियस किस्म का, कि उसको मैनेज नहीं कर पाते प्रॉपरली। प्राइसेस तो वैसे प्राइसेस कंट्रोल कमेटीज ना आपकी इफेक्टिव है, ना आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी इफेक्टिव नहीं है। प्राइसेस कंट्रोल तो बेसिकली उनका काम है। तो ये एक तो बड़े पैमाने पे जो ये इम्पैक्ट आता है उसको तो कंट्रोल करने के लिए आपको बड़ी स्ट्रेटजी चाहिए कि जब आपकी प्राइसेस नीचे आ रही हैं तो उसको किस तरह से आपने कंट्रोल करना है। अगर ऊपर जा रही हैं तो इम्पैक्ट किस चीज़ पे आ रहा है? क्या हर चीज़ पे इम्पैक्ट आ रहा है? छल्ली पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, चावल पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, गन्ने पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो हर चीज़ की प्राइस तो नहीं बढ़नी चाहिए। जिस चीज़ पे इम्पैक्ट आ रहा है उसकी ज़रूर बढ़नी चाहिए। जहाँ पे तेल के ट्रांसपोर्टेशन का मसला है या उसका डायरेक्टली कोई उसका रोल आता है, तो ये बुनियादी तौर पे तो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं। और हमारी ब्यूरोक्रेसी, मैं माज़रत के साथ कहूँगा, हमारी ब्यूरोक्रेसी इतनी हुक्मरानों के इशारे की पाबंद हो चुकी है कि अगर उनको आउट ऑफ बॉक्स कहा जाए कि आप अपने तौर पे कुछ फैसले करें, कुछ चीज़ों को बेहतर करें, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करें, तो वो बैठ जाते हैं मुंह उठा के कब हमें ब्यूरोक्रेसी पे मज़ीद भी बात करेंगे और ब्यूरोक्रेसी का किरदार देखेंगे कि इस वक्त झुकाव हुकूमत की तरफ है या अपोजिशन की तरफ है। राव साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। राना साहब आप क्या समझते हैं? मजमूई तौर पर महंगाई पे तो मजीद बात करेंगे, लेकिन इब्तदाई तौर पर मुझे सवाल ये पूछना है, जिस तरह भट्टी साहब और राव साहब भी बात कर चुके हैं कि हमारे यहाँ कोई टैक्स लगता है तो फिर वो लगा ही रहता है। ये दूसरे ममालिक में भी ऐसा ही होता है कि जिसकी साख हमारे मुल्कों की जैसी है।
लेवी डेवलपमेंट जो है उसके जो चार्जेस होते हैं, अब एक तरफ वो कहते हैं कि आपने रिफाइनरी को बेहतर नहीं किया, दूसरी तरफ आप लेवी चार्जेस भी लिए जा रहे हैं, तो वो लेवी चार्जेस जो लेते हैं वो फिर जाते हैं कहाँ पे? ये सवाल आपने उस दिन भी कहा था यासर, ये कहाँ जाते हैं? ये ब्यूरोक्रेसी, ये जो वडेरा शाही हैं, जो सियासतदान हैं, इनकी जेबों में जाते हैं। ये उन लोगों की जेबों में जाते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ नौकरियाँ पैसा कमाने के लिए करते हैं। ये वहाँ पे खर्च होते हैं जो आवाम को नज़र नहीं आते, जो आवाम के लिए नहीं होते। मुझे एक बात ना, जब अभी राव साहब ने बड़ी अच्छी बात किया कि ये सवाए तरक्की के, सवाए आवाम के कोई मसाइल हल करने के, बाकी हर चीज़ में यहाँ जो है ना वो मामला ऊपर गया है। महंगाई में ऊपर गया है, करप्शन में ऊपर गया है। पहले करप्शन में अगर किसी जगह 50,000 रिश्वत चलती थी तो इस दौर में वो 50 की बजाय 1 लाख पे चलेगी है। महंगाई हो गई है ना। आप करप्ट आदमी जो है वो भी कहता है जनाब मैं बेहतरीन तरीके से जितना लूट सकता हूँ लूट लूँ, और गिरफ्तारी या कुछ करने मुझे याद आ रहा है, मैं पेज एक खोल के बैठा हुआ था कि पीर के रोज़ प्रोग्राम करना है, तो उसमें देख रहा था कि एंटी करप्शन की तरफ से कोई 12 ऐसी प्रेस रिलीज मेरे सामने आई परी हुई पुरानी, कि जिसमें उन्होंने राव साहब बड़े बड़े दावे किए कि एक शख्स ने दावा किया कि इससे इतने अरब रुपए का फ्रॉड हमने पकड़ लिया, किसी के मतलब कुछ दावा किया, और अब मुझे पता चला वो सब के सब जो लोग हैं वो बेगुनाह हो गए हैं। वो सब के सब जो है वो इस वक्त कन्फर्म बेलें हैं उनकी, और उसी तरह आगे फिर दोबारा वो लूट मार अपनी करप्शन वो हर चीज़ कर रहे हैं। तो जिस मुल्क के अंदर एक प्रेस रिलीज जारी होती है इतने की करप्शन है, अच्छा उनमें से कोई भी सियासतदान नहीं है, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका सियासी असर हो, वो आम सरकारी मुलाजम थे या प्राइवेट लोग थे, उनको भी उनकी करप्शन जो है उनको दिखाया, कुछ किया, आगे उनसे उनकी करप्शन में से कुछ चीज़ें या तो ले ली गई या वल्लाह आलम उनके साथ क्या किया गया कि वो सारे क्लियर होके बैठे हुए हैं। तो इस साहब चले वो तो क्लियर हो गए, हुकूमत कब क्लियर होगी? आप ये देखें कि महंगाई का इस वक्त तूफान है। आज मुशीर ख़जाना जो हैं और मुशीर तजारत जो है रज़ाक दाऊद साहब और हमारे मुशीर ख़जाना, वो ये राय रखते हैं कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने घबराना है तो फरवरी मार्च में जाके घबराइएगा, अभी तो सूरत हाल इतनी नहीं है कि हमें कोई मुश्किल पेश आ सके। 3 माह मुश्किल हैं, 3 माह के बाद सूरत हाल हक में होती दिखाई देगी। लेकिन आप ये देखें कि डॉलर आज फिर महंगा हुआ 35 पैसे, 179 ओपन मार्केट का रेट है। जब आप सारी चीज़ें ये कहें कि हमारे हक में हो रही हैं, डॉलर हमारे मुल्क में आ रहा है, तो फिर ऐसी सूरत हाल किसकी वजह से होती है? ये समझ भाई हमारे मुल्क में कौन कहता नहीं आ रहा, माफिया के पास आ रहा है डॉलर, सारा डॉलर माफिया के पास है, सारा डॉलर उस माफिया के पास है जिसके मतलब स्टेट बैंक खुद कहता है कि हमें इतला मिली है कि फला 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 अफसरान जो है इसमें मुलव्वस थे। हमने तो नहीं कहा था, एक स्टेटमेंट आई थी ना किसी उनके खिलाफ कार्रवाई होने लगी, हुई किसी के खिलाफ कार्रवाई? आज भी आप लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान में किसी मनी एक्सचेंजर के पास चले जाइए, आपको 181 रुपये में मिलेगा डॉलर। वो कहते हैं जनाब ये 181 से आगे जाना है, तो उसको किसी ने पूछा? आज जाके चेक करें कि डॉलर किन किन के पास है, कौन डॉलर ला रहा है, कौन सेफ कर रहा है डॉलर्स को, कौन किस तरीके से ये सट्टा हो रहा है। और इतना बड़ा सट्टा हो रहा है आप सोच नहीं सकते। बाकायदा रोजाना सुबह इस सट्टे का एक रेट खुलता है कि आज डॉलर यहां जाएगा, और डॉलर जाता है वहां पे। डॉलर खरीदने वाले भी वो वही हैं, डॉलर बेचने वाले भी वही हैं। जिस वक्त वो चाहते हैं नीचे ले आते हैं, जिस वक्त चाहते हैं ऊपर ले जाते हैं, और बेड़ा गर्क होता है सारा। हमारे लोगों का दुकानदार चीख रहे हैं, कारोबारी अफराद चीख रहे हैं, चंद लोगों के हाथों में ये सारा कुछ जरगमाल बना हुआ है। ना स्टेट बैंक उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर रहा है, ना अभी तक एक शख्स ऐसा पकड़ा गया कि जिससे पकड़ने के बाद ये नजर निकल सके कि जनाब इसकी वजह से ये हो रहा था और हम अब हालात ठीक कर लेंगे। मुझे एक बात बताएं कि आप कह रहे हैं जी बड़ा बेहतरीन हो रहा है, पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है, पाकिस्तान में पैसा आ रहा है, किधर आ रहा है पैसा? ये डॉलर क्यों महंगा हो रहा है? अगर डॉलर हमारे पास आ रहे हैं तो डॉलर महंगा क्यों हो रहा है? वो कहते हैं जी हमारी जो दरामदात हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी, बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो क्यों रो रहे हैं? जो चीज भर गई है जिसमें आप कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान को बड़ा फायदा है, जरा उनको भी सामने ले आए ना, उन इंडस्ट्री वालों को भी सामने ला के बिठा दें। वही ये कह दें जनाब हम बड़े खुशहाल हैं, हमने अपने मजदूरों को खुशहाल कर दिया है, हमने अपने दुकान जहाँ से चीज़ें खरीदते हैं उनको खुशहाल कर दिया है। कोई एक दिखा दे ना, वो तो हमें नजर नहीं आता। माफिया यहाँ पे छाया हुआ है। डॉलर मैं आपको बताऊं, आज मैं आपको ये बिल्कुल कह रहा हूँ 181 का डॉलर जो है इस वक्त मनी एक्सचेंजर बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब इसका खरीद लें, कल या परसों आके हमें 2 रुपये महंगा, आपको 2 रुपये महंगा हो जाएगा, फिर आप बेच लीजिएगा। राना साहब ब्रेक पे जाना है, एक आखिरी सवाल इससे मुतालिक, फिर इस पर तफसीलन गुफ्तगू ब्रेक के बाद भी आके करेंगे। क्या समझते हैं पूरी सूरत हाल वज़ीर आज़म के भी इल्म में है? वज़ीर आज़म की तरफ से कोई अहम फैसला हो सकता है? कहीं से कोई वार्निंग? वज़ीर आज़म बेचारा पूरी कोशिश कर रहे हैं,
टीमें तश्कील दे रहे हैं, सब कुछ करते हैं, दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन नीचे कौन है? नीचे निक्का थानेदार है, नीचे वही ब्यूरोक्रेसी है, नीचे सब कुछ वही है। मैं आपको ये मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो लिस्टें तैयार हुई हैं, मैंने वो लिस्टें अपनी आंखों से पढ़ी हैं, तो मैं पढ़ के परेशान हो गया कि कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं कि जो शहबाज शरीफ दौर में करीब तरीन थे, जो आहद चीमा के राइट लेफ्ट थे, जो फुआद के राइट लेफ्ट थे, वो सारे लोग जो है आज लगे हुए हैं। और वो अब हुकूमत को हाजिर लगवाने से ज़्यादा कभी कोई जाती उम्रा हाजिर लगवाने चला जाता है, कभी कोई जो हाजिर लगाने चला जाता है राइवेंट में चला जाता है, कभी कोई किसी जगह चला जाता है, कभी हाजिर लगवाने मॉडल टाउन चला जाता है। बहुत से लोग तो फिक्र ही नहीं करते। किससे पूछा जाए ना कि यार आपके मतलब इतला हो जाएगी कि आप फलां बंदे को मिले हो, कहता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम यहीं पे लगे रहेंगे, सब कुछ इस तरह करेंगे। ब्यूरोक्रेसी आपके कंट्रोल में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हुकूमत से ज़्यादा अपोजिशन के कंट्रोल में है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी तो 3.5 साल से कंट्रोल में नहीं। राणा साहब इसमें मजीद भी तफसील से बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे एक लेनी है ब्रेक के बाद वापस आएंगे, महंगाई के इसी इशू को डिस्कस करेंगे और देखेंगे हुकूमत के पास चॉइस क्या है। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जहां पे हुकूमत ये क्लेम करती है कि हमारी बरामदात में इजाफा हुआ है, दरामदात में तो हुआ ही हुआ है, बरामदात में भी इजाफा हुआ है, तो वो जो बरामदात में इजाफा है, जिस तरफ ब्रेक से पहले राना अजीम साहब भी ये बात कर रहे थे, अगर हुआ है तो बताया जाए कि कहां कहां पे हुआ है और उसके नताइज क्या रहे हैं। दरामदात में कितना इजाफा हो चुका और हुकूमत ने जो नई पॉलिसी बनाई कि कुछ वक्त के लिए दरामदात को कम कर दिया जाए, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। माहिर मईशत जो राय रखते हैं, जो वार्निंग देते हैं, वो किस हद तक वार्निंग हमें दिखाई देती है। तो राव साहब की तरफ बढ़ेंगे, उनसे बात का आगाज करते हैं। राव साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल देख ली जाए, माहिर मईशत किसी से भी आप बात कर लें सिवाय मुजम्मिल असलम साहब के, आपको हर कोई यही कहेगा कि बैड गवर्नेंस की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी जानिब हमारे मुशीर खजाना ये राय रखते थे कि सट्टेबाजों को मैं तंबीह कर रहा हूं कि ये बाज आ जाएं, वरना डॉलर नीचे जब आया तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। वो 176 पे बात कर रहे थे, 176 छोड़िए, अब तो 180 तक बात चली गई। देखिए, जो बुनियादी तौर पे शौकत तरीन साहब धमकी लगाते रहे, उसका तो कोई इम्पेक्ट नहीं हुआ। जो स्टेट बैंक है, ऑल पावरफुल स्टेट बैंक है, उसको जिस तरह के इख्तियारात दिए गए हैं बार बार कवानीन में तरमीम करके, ये उसका काम है कि वो किस तरह से इन प्राइस को, जो प्राइस होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि उसको डॉलर फेंक के मार्केट में उसके रेट को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन जो एक नेचुरल प्राइस बनती है डॉलर की, जो कहते हैं 167 है, 165 है, तो उसमें उसको मेंटेन करना चाहिए। अगर उसमें दरामदात बढ़ रही हैं, आपकी एलसी ज़्यादा खुल रही हैं, आपका डॉलर ज़्यादा उसमें खपत हो रही है, उसको भी तो ये नहीं मानते। आज भी रज़ाक दाऊद साहब कह रहे थे कि 1.4 बिलियन शायद अभी हुआ, तो अभी तो क्योंकि हमने वैक्सीन नहीं मंगवानी, हमने फ़लाँ चीज़ भी नहीं मंगवानी, फ़लाँ चीज़ भी नहीं आएगी, इसलिए जो है ना ये अब अगले वो ट्रेड डेफिसिट भी कम हो जाएगा। ट्रेड डेफिसिट का इमरान खान साहब ने कहा था कि इतना बढ़ गया तो मुल्क की मैशत ही तबाह हो जाएगी। अब जब बढ़ता है तो उस पर शोर पड़ना शुरू हो जाता है कि ये क्यों बढ़ना शुरू हो गया। तो एक्सपोर्ट, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट आपकी इन डॉलर टर्म्स अगर बढ़ रही है तो वो एक पॉजिटिव साइन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपने ट्रेड डेफिसिट को प्लस उसके साथ साथ कंट्रोल करना है, डॉलर की प्राइस को कंट्रोल करना है। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती है, डॉलर प्राइस बढ़ती है, तो हर वो कमोडिटी जिसका उनसे डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, ठीक, उस पे इंपैक्ट ना आने दिया जाए। यानी हमारे हाथ में सिर्फ वजीर का ऐलान होता है, वजीर के ऐलान के बाद सब्जी वाला भी रेट मसला ये होता है कि सट्टा डॉलर पे खेला जाता है। जी बिल्कुल, सट्टा डॉलर पे खेला जाता है। प्रॉब्लम मुझे होती है, मैंने ना डॉलर लेना है ना बेचना है, ना मेरे पास है। मैंने तो बाजार से सब्जी लेने जाना है, वो कहते हैं जी 20 रुपए की चल रही थी 30 रुपए की होगी क्योंकि डॉलर 30 रुपए बढ़ गया है। तो वो मुझे तो उसके इम्पैक्ट की फिक्र है, तो उसको नहीं रोक पा रहे। बुनियादी तौर पे जो गवर्नेंस की हम बात करते हैं, जब कि गवर्नेंस के इश्यूज जब आते हैं, वो यही है बेसिकली कि इम्पैक्ट जहाँ पे आना चाहिए वहाँ पे नहीं आ रहा, ओवरऑल इम्पैक्ट आ रहा है। हर बंदा उसके साथ फिर खेलता है, डॉलर पे भी वो पैसे बना रहा है, कमोडिटीज़ पे भी पैसे बना रहा है। पैसे वाला आदमी वही होर्डिंग कर सकता है, वो कमोडिटीज़ जिनके ऊपर वो पैसे बढ़ा सकता है उसको वो होल्ड करता है, इधर से डॉलर बढ़ता है, वो प्राइस बढ़ाता है, उसके बाद वो मार्केट पे अपना प्रॉफिट डॉलर से अलहदा कमा रहा है, मार्केट में चीज़ें बेच के अलहदा कमा रहा है। तो ये बुनियादी तौर पर हुकूमत जहाँ पर फेल हो रही है वो यही है मसला, कि उनका जो इम्पैक्ट आना चाहिए, जो एक नेचुरल
और जेन्युइन इम्पैक्ट होना चाहिए। वो नहीं है, सारा जाली काम हो रहा है, हर बंदा अपनी मर्जी से खेल रहा है मार्केट में। यानी अगर आप माजी का हवाला दें और माजी में ये कहें कि आपने डॉलर फेंक के उसकी कीमत को मुस्तहकम रखा था, तो अब के दौर में आप देख लें कि जो असल कीमत है अब तो उससे ज्यादा अब फरोख्त हो रहा है और उसकी खरीद हो रही है, तो इसकी रोकथाम फिर किसके जिम्मे है? भट्टी साहब माहिर मईशत की राय रखते हैं कि इस वक्त फ्री फ्लोटिंग जो पॉलिसी है डॉलर को लेकर, उसकी वजह से उसकी कीमत असल भी उससे ऊपर मिल रही है। तो आप क्या समझते हैं, माजी में स्टेट बैंक का इंटरवीन करना, हुकूमत का इंटरवीन करना और अब मौजूदा दौर में फ्री फ्लोटिंग नुकसान देगी, और अगर देगी तो कितना देगी? यासी देखिए 3 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका, आपने एक्सपेरिमेंट कर लिए। माजी के अंदर मसरूई तरीके से डॉलर को कीमत को बरकरार रखा गया, उसका जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट था वो भी सबके सामने, आपने फ्री फ्लोट किया वो भी सबके सामने है। डॉलर की जब कदर इनिशली बढ़ना शुरू हुई तो हमें सबसे बड़ी ये तावील पेश की गई कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, एक्सपोर्टर को फायदा होगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, हमें वो डिजायर्ड जो उसका इम्पैक्ट हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। एक हालिया आला सतही इजलास के दौरान वहां पर शौकत तरीन साहब ने इस बात की तायद की कि जो हमारे एक्सपोर्टर हैं, जो मसनूआत यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ों पर सब्सिडी लेकर वो चीज़ें तैयार करते हैं, हुकूमत इंसेंटिव दे रही है, और उसके बाद डॉलर की कदर को भी बढ़ाया, जो उसका रियल इम्पैक्ट आना चाहिए इस वजह से नहीं आ पा रहा कि हमें शुबा है कि हमारे एक्सपोर्टर पूरा जो ज़र मुबादला है वतन वापस नहीं ला रहे। इंक्वायरी की बात की गई, 2 माह गुजर गए हैं, इंक्वायरी नहीं हुई, एक मामला। दूसरा मामला ये क्यों इस तरह पेश आ रहा है, मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं। एक अभी हाली सतही इजलास के दौरान वहां पर शौकत तरीन साहब के सामने डॉक्टर फैसल सुल्तान ने यह मुतालबा किया कि हमें एक मामले के ऊपर हेल्थ लेवी लगानी चाहिए, अवाम की सेहत का फायदा होगा और कौमी खजाने में सालाना 80 से 100 रुपए आएंगे मशरूबात पर और टोबैको सेक्टर के ऊपर। शौकत तरीन साहब ने भरपूर मुखालफत की, उन्होंने कहा ये तो मिनी बजट आ जाएगा, लोग हमें तनकीद का निशाना बनाएंगे, हुकूमत ये अफोर्ड नहीं कर सकती। तो क्या आप 750 का मिनी बजट नहीं ला रहे? मामला यह है कि कुछ वुज़रा इंडिविजुअल को मद्देनजर रखकर फैसला कर रहे हैं। बदकिस्मती के साथ आप किसी मखसूस तबके को मद्देनजर रखते हुए फैसला करें और मजबूरी तौर पे उसको लागू कर दें तो उसका इंपैक्ट तो फिर कुली तौर पे आएगा और मनफी सूरत में भी आ सकता है। राना साहब, एक आखिरी सवाल, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से आप बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, तो क्या मौजूदा सूरत हाल में वफाकी हुकूमत ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने जा रही है? 3.5 साल तो कर नहीं सकी। देखें, कंट्रोल करने मुझे नहीं पता कंट्रोल करती है या नहीं करती, लेकिन एक लिस्टें तैयार हुई हैं, उस लिस्टों में देखा गया कि ये जो फलां जो ब्यूरोक्रेट्स लगे हुए हैं, स्पेशल सेक्रेटरी हैं, इनका तल्लुक किससे है, कहाँ पे लगे रहे, इनके रवाबत क्या है, इनके सोर्स जो है लगने के सोर्स क्या है, ये किस किस के साथ राब्ते में रहते हैं, इनके पास कितने केसेस ऐसे हैं कि जो पेंडिंग पर हैं, कितने हुकूमत के ऐसे काम थे जो इन्होंने नहीं किए, कितना अवामी रिलीफ के मामला थे जिसमें इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। ये लिस्टें तैयार हो रही हैं और लिस्टें जो अदारा तैयार कर रहा है वो एक ज़िम्मेदार अदारा है। लिस्टें तैयार होने के बाद लाजमन बात है किसी न किसी के पास जानी है और किसी ज़िम्मेदार शख्स के पास ही जानी है। मेरे पास इतला यह है कि उन लिस्टों की बुनियाद पर यह देखा जाएगा कि कौन कौन सा शख्स है, उसने कितना कितना कमाया है, कितने केसेस इल्तिबा का शिकार किए, कौन किससे राब्ते में है। मैंने तो वो 4 नाम ऐसे भी पढ़े हैं, बड़े स्पेशल नाम है वो 4, उन चारों के मतलब लिखा गया कि ये चारों वो लोग हैं जो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जगहों पर तैनात रहने के बावजूद भी सिर्फ साबिक हुकूमत के लिए काम करते रहे हैं और अब भी वो साबिक हुकूमत के साथ रवाबत में है। बाकायदा डिफेंस की कोठी का नंबर लिखा गया है कि जहां पर जाके उनकी मुलाकातें होती है। यहां तक कहा गया है कि बहुत सी फाइलें जो हैं हुकूमती फाइलें वो जाके वहां दिखाई जाती हैं। सही, यानी हुकूमत को मालूम सब कुछ है, हुकूमत को यह पता है चोर दरवाजे कहां पे हैं और कौन ऐसा काम कर रहा है कि जिससे मुल्क की खजाने को भी पहुंच रहा है, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन कब होता है ये देखना है। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से हम सबको दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।